सामान्य शब्द नहीं है कि वंशवाद आ रहा है और एक बीमारी की तरफ से वंशवाद के लिए बात करते हैं। ये एक आर्थिक परिघटना है, क्योंकि आज राजनीति जो है वो एक बहुत बड़े अर्थतंत्र का संचालन करती है, उसमें हिस्सेदार है। आज जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिए, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, डीएमके के नेता हो, पर जयललिता हो, बादल साहब हो, वगैरह वगैरह वगैरह, पवार साहब हो, ये सब एक 50-50 हजार करोड़ के, 1-1 लाख करोड़ के आर्थिक साम्राज्यों के भी मालिक है। वो उस आर्थिक साम्राज्य को लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी में चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच वितरित नहीं करना चाहते, जैसे हम में से सभी का होता है। अगर अध्यापक अपने पूरे जीवन पेंशन, जीपीएफ और सबका पैसा उसके पास आता है, तो वो कहीं किसी सामाजिक कार्य में नहीं विकसित करेगा, अपने बेटे को देके जाएगा, बेटी को देके जाएगा। तो राजनीति भी उस स्तर पर पहुंच गई है इन चीजों के बहुत बेशुमार विकास की वजह से कि अब पार्टियों के जरिए, राजनीति के जरिए कमाया हुआ धन इतना अधिक है कि वो किसी दूसरे से, अपने पीछे आने वाले किसी से, कोई लालू यादव किसी राम कृपाल यादव से शेयर नहीं करना चाहता, वो अपनी बेटी मीसा को देके जाना चाहता, क्योंकि वो उसका निजी पैसा हो। हालांकि वो लूटा हुआ पैसा है और हमारे सामाजिक ढांचे की कमियों में से और भिन्न किस्म के भ्रष्टाचारों के तरीकों की वजह से उनकी जेब में गया है। अब हालत क्या है? पत्रकारिता या जो मीडिया, जैसे ज़्यादा अच्छा शब्द है मीडिया कहा जाए, पत्रकारिता से प्रिंट मीडिया तक की ओर बात चली जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और ये बहुत तेज़ी से भी बदल रही है और उनको जानना भी जरूरी है, उसमें शामिल होना और उसके जरिए प्रतिकार करना भी जरूरी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा कि 1 साल 2 साल 3 साल में हम लोग देखेंगे कि लगभग सारी की सारी सूचनाओं का जो संकेंद्रण होगा वो हमारे मोबाइल में, हाथ में होगा। हम सब लोग उसमें भागीदार होंगे। अभी दिल्ली में मैं था तो एक डेमो देखने का मौका मिला। यूरोप और यूएस में 1-2 जगह इस तरह के प्रयोग प्रैक्टिस में आ चुके हैं कि अब इस तरह के सूचना केंद्र बनेंगे। आप उनको कोई नाम दें, उनको टेलीविजन चैनल का नाम दें, इंटरनेट अखबार का नाम दें, पता नहीं कोई नाम, उनका नामकरण भी हो जाएगा। उसमें पूरी की पूरी आबादी अब हिस्सेदार होगी, भागीदार होगी। टेलीविजन चैनलों पे काम शुरू हो गया। आप देखते हैं कि बार बार रायशुमारी करते रहते हैं, फलाने आदमी का इस्तीफा हुआ, आपको इस पर क्या कहना है, हाँ करें एसएमएस करें, ना करें एसएमएस करें। उस बिजनेस भी है। जब आप एसएमएस करते हैं तो टेलीकॉम कंपनियों के जरिए उनको पैसा भी देते हैं, लेकिन उसमें भागीदारी भी है। पहले क्या था, आपने एक लेख अच्छा लगा किसी अखबार में, आपको कोई खबर अच्छी लगी, कोई पत्रकार अच्छा लगा, मन हुआ आपने एक पोस्टकार्ड लिख दिया, संपादक के नाम पत्र लिख दिया। बहुत से, हम जैसे बहुत सारे लोग उस जमाने में पत्रकारिता सीखने के लिए पत्र ढेर सारे लिखा करते थे, ढेर सारे अखबारों में, और कहीं छप गया तो उसको बड़ा बढ़ा के रखते थे कि देखिए हमने लिखा, उसको इस काबिल समझा गया कि वो छप सकता है, उससे अगला प्रयोग करेंगे, अखबार की नौकरी मान ले जाएंगे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब आप अखबार को ढूंढते थे, अब उल्टा है। टेलीविजन चैनल आपको ढूंढ रहा है, आपको बुला बुला के पकड़ रहा है, आपके पते ढूंढ रहा है, आपके मोबाइल नंबर ढूंढ रहा है, आपकी ईमेल ढूंढ रहा है, आपको पकड़ के ला रहा है, कह रहा है आइए हमारे इसमें, अभी तो आप ठीक है पैसा देके कर रहे हैं, कल आ जाएगा, फ्री में करिए। अब आएगा, इनकी अपनी व्यावसायिक जरूरत है कि वो आपको भागीदार बनाएंगे और नए किस्म के, नए अवयव, नए नाम से मीडिया में अपनी जगह ले लेंगे और पुरानी चीजों को खारिज करेंगे। लेकिन अब इन सब के पीछे अर्थशास्त्र है। अब यहाँ कोई नैतिकता नहीं है, इसलिए किसी भी किस्म की नैतिक बात की पत्रकार को, बेचारे को जो 2000 रुपये, 3000, 5000, 15000, 30000 कमाता है, उससे नैतिकता की अपेक्षा करना हंसी की बात है, रियल बात नहीं है। रियल बात यह है कि आज मीडिया का बजट एक उद्योग की तरह बहुत विशाल है, उसको जानने की जरूरत है, उसमें हिस्सेदार बनने की जरूरत है, उसके काबिल बनने की जरूरत है। उन आदर्शवादी बातों में भूल के रहने की जरूरत नहीं है। मैं ये दिल्ली से आके आपको जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप साथ की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं जिसमें आप भ्रष्टाचार खोजना चाहते हैं, उसका परिमाण बहुत बड़ा हो गया है। अब एक घटना बता दें, इस बात पर कोई बहस किसी मीडिया में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती कि कृष्णा गोदावरी में जो KG6 बेसिन है, वो पिछली एनडीए की सरकार में किन शर्तों के आधार पर अंबानी साहब के हाथ गया, किन किन लोगों ने उसमें क्या क्या फैसले किए, क्या टिप्पणियां की। एक समय तक तो आप अचरज करेंगे कि
लोकसभा के चुने हुए सांसदों को भी, तमाम कमेटियों में शामिल सदस्यों को भी उस एग्रीमेंट की कॉपी 8 साल बाद नहीं मिली। वो सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मिली। अभी भी उसके बहुत सारी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में नहीं है, और एक राजनीतिक दल द्वारा इसको मुद्दा बना लिए जाने के बावजूद आज भी मीडिया और मीडिया कर्मी और बहुत सारे पूरे देश की जनता, कोई नहीं जानता कि मूलतः इस सौदे में क्या है, क्या क्या है, कितना उसका परिमाण है, देश को क्या नुकसान है, हमारा क्या हिस्सा है, सामने वाला क्या ले जा रहा है। मोटी मोटी कुछ बातें हैं जो राजनीतिक तौर पे चल के आई हैं कि 1 साल में जो अभी 1 अप्रैल से उस गैस को जो देश की है, एक औद्योगिक घराने के हाथ में है, सिर्फ उसमें दाम बढ़ाने की वजह से 1 साल में मुनाफा 54,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। आज कोई घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन आज कितना मुनाफा हो रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन जो बढ़ेगा उसका परिमाण इतना बड़ा है कि मतलब पिछली सदी तक के जितने अखबार 100-150 साल में निकले होंगे, सबका टोटल बजट इस 54,000 करोड़ से कम रहा होगा। तो सारा सूचना का संकेंद्रण एक आर्थिक परिघटना के सामने कुछ नहीं है। इसलिए आज इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा कठिन भी है। ये बड़ी चुनौती है कि आप उन आर्थिक परिघटनाओं को जानें जो हमारे आसपास घट रही हैं, और मीडिया जिसका एक हिस्सा भर है, एक छोटा सा हिस्सा भर है। आप लोग पढ़ते हैं, ये अभी हमारे मित्र हमसे पूछ रहे थे कि पता नहीं भारत में अभी कहा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ है। उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान में हमसे भी ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि इसको वॉल्यूम में देखना चाहिए। हमारी इकोनॉमी उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी है और लगभग तरीका एक जैसा ही है, तो उस लिहाज से हमारा बहुत ज़्यादा है। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि हम जब अमीरों की सूची दुनिया में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश के लोग चौथी पोजीशन में वहाँ हैं, और पहले 150 लोगों में 10-15 लोग हमारे वहाँ पहुँच गए। लेकिन दूसरी ओर आप अपने औद्योगिक जगत को देखते हैं तो आप पाते हैं कि हमारे किसी भी उद्योगपति ने, जो वैसे तो दुनिया में फोर्ब्स की सूची में चौथी से लेकर 50वीं सूची तक बहुत जगह है, आज तक एक सुई का भी आविष्कार खुद नहीं किया है। उन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया। उनको फायदा मिला है क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं जो 1.2 बिलियन आबादी का संचालन करता है, जिसके पास अपने रिसोर्सेज इस लायक है कि वहाँ वो एक गैस के सौदे में प्रतिवर्ष एक फैसले से 54,000 करोड़ रुपए की अपनी आमदनी में बढ़त कर सकता है। तो उसके अलावा जो दूसरी घटनाएं उसने अरेंज की होंगी, उनके नतीजे कितने बड़े होंगे जो उसको फोर्ब्स की सूची में चौथी पोजीशन में तो पहुंचा देते हैं। लेकिन उद्यमशीलता की बात जहां तक है, वहाँ वो उद्यमी नहीं है, वो एक ठग है और इन परिस्थितियों का फायदा उठाने की स्थिति में बैठा हुआ है। हमें उसका पर्दाफाश करना आसान नहीं है। क्यों? मीडिया पर भी उसका नियंत्रण होता है। वो एक व्यवसाय की तरह से लेता है, सारा मीडिया खरीद लिया जाता है। एक शाम उनका एक मैनेजर बैठता है और सारे मीडिया की बैलेंस शीट्स आ जाती है कि भाई वो फलाना चैनल टोटल साल भर में कितने में चला, फलाना अखबार चेन पूरी औकात कितनी है, फलाना अखबार चेन। अब ये सब इनका संकेंद्रण भी हो रहा है। जैसे जो बड़े अखबार हैं वो पता चला 20-25 संस्करण निकाल रहे हैं, और उत्तर भारत की 2 बड़े अखबार पूरी बड़ी आबादी का करीब 80% आबादी का मानसिक नियंत्रण करते हैं। 6-7 टेलीविजन ग्रुप हैं जो देश की सारी देख सकने वाली, आईबॉल कहलाता है ये टेलीविजन के टर्म में, आईबॉल की जो आबादी है, दृश्य श्रव्य माध्यम को कवर करने वाली, उस आईबॉल की आबादी का 99% पर कवर करते हैं। एक रात एक मैनेजर उनका फैसला लेता है, उसको अधिकार दिया जाता है कि जाओ इनकी सबकी इक्विटी खरीद के इनके मालिकों को एक दिन चाय पे बुलाओ। कुछ नहीं कर रहा है उनको। एक दिन उनका एक मैनेजर पूरे देश के मीडिया को बैठा देगा, हम लोग जैसे ऐसे बैठे हैं, थोड़ा ज़्यादा वातानुकूलित ज़्यादा बेहतर होगा, हो सकता है वो जो एक बिल्डिंग बना रखी है उसमें एक चाय पे बुला लिया, उनको समझ में आ जाएगा कि अब खुदा कौन है ये। तो उस खुदा के खिलाफ खबर कैसे आ सकती? तो नई आर्थिक परिघटनाओं की खबर लाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़े कौशल, बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत जानकारी
बहुत तरह की और नई चीज़ों की डिमांड करती है, लेकिन दुनिया में वो चीज़ें भी हो रही हैं। ये तो फिर भी फोर्ब्स की लिस्ट का आदमी है। वो देश जो दुनिया में फोर्ब्स जैसी लिस्ट बनाता है, जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ने मतलब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था का बहुत समय से नायक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही नायक है, और तमाम तरह के इश्यूज उसके साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ है, सामरिक सामर्थ्य है, रिसर्च की सामर्थ्य है, दुनिया में बहुत सारी खोज करके पहले से उन्होंने रखी हुई है। इसके बावजूद क्या हुआ, एक आदमी ने जो ऑस्ट्रेलिया का निवासी है, ब्रिटेन में गया, वहाँ किराए का घर लिया, काम शुरू किया, और विकीलीक्स नाम की संस्था बनाकर अपने बाप दादा के थोड़े से पैसों से उसने उस देश के सारी सूचनाएं उड़ा ली। क्योंकि तकनीकी विकास, मैंने कहा, नई नई संभावनाएं भी देता है। और आज अमेरिका के पिछले 20 वर्षों के सारे राजनयिक दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है। सबको पता है दुनिया में कि इराक में उसके राजदूत ने किस तारीख को कितने बजे अपने राष्ट्रपति के ऑफिस में क्या लिखा, भारत में उसके आदमी ने अमर सिंह से बात करके क्या लिखा, और भारत में उसके आदमी ने मोदी के नाम से जो झूठ बताया गया वो झूठ था, नहीं लिखा। तो आज ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में एक आदमी ले आया। ये भी एक कौशल है, लेकिन ये न कोई अखबार है, न कोई टेलीविजन है, न कोई और चीज है। इसका कोई नाम नहीं था। जिस दिन उसका नाम आया विकीलीक्स। लीक उस पत्रकारिता का नाम है, अब वो एक नोमेनक्लेचर बन गया, उसका नाम है लीक। आने वाला युग ऐसी बहुत सारी हजारों हजार संभावनाओं से भरा हुआ है, बहुत ऐसी हजारों हजार चीजों से भरा हुआ है। हमारे सामने एक सज्जन बैठे हैं, उनसे बड़ी अजीब समय में परिचय हुआ, वो भी इसी तरह का एक प्रतीक है। पता चला एक वेबसाइट चलाते हैं और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उसका नाम है भड़ास.com। आप सब लोग बहुत जानते हैं उसको, लेकिन वो भी एक नई तरह की चीज है, वो भी एक अजूबी चीज है। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे हैं उन्हें सोचा नहीं होगा, लेकिन आज सारे देश के अखबार वाले उस वेबसाइट को पढ़ते हैं। वो उन अखबार वालों को नंगा करता है, एक वेबसाइट करके निकालता है, कैसे अपनी जीविका चलाता है मैं नहीं जानता, मैं उसकी सिर्फ पीठ ठोकता रहता हूँ। एक कमाल की बात है, ऐसे कमालों की जरूरत है। परंपरा खत्म हो गई, उसका कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल नई चीज आ गई है, बहुत नए कौशल, बहुत नई जानकारियों, बहुत नई काबिलियत की जरूरत है। आप सारे लोगों को धन्यवाद कि आप आज के दौर में पत्रकारिता कर रहे हैं।